हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं रुचि गुप्ता आपके अपने परिवार न्यू आकार अकेडमी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। और बताइए कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं आप बहुत बेहतर होंगे। इसके पहले हमने 8 प्रीवियस ईयर करवा दिया है उत्तर प्रदेश पुलिस हिंदी के। आज ये 9वां प्रीवियस ईयर है। आइए हम अपने एक एक क्वेश्चन को देखते हैं कैसे क्वेश्चन बनते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है अंग गोदी हिस्सा, दूसरा ऑप्शन है गोद संख्या अध्याय, तीसरा ऑप्शन है संख्या भाग टुकड़ा, तीसरा ऑप्शन है अध्याय समय अवस्था। तो क्या लगता है आपको इसका उचित विकल्प कौन सा होगा? तो अंक का होता है गोद, अध्याय, संख्या, चिन्ह। ये सब अंक के अनेक पर्याय अनेकार्थी शब्द हैं। तो हमारा इसमें देखना है कौन सा विकल्प मैच कर रहा है। अंग ये तो अंग ये नहीं होगा, गोदी हिस्सा अंश का हिस्सा होता है। तो हमारा बी विकल्प सही है, गोद संख्या अध्याय। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अपराध बोध से होने वाली ग्लानि वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, क्या होगा? लज्जा, निंदा, आत्मग्लानि, पश्चाताप। पश्चाताप क्या होता है? जब किसी अनुचित कार्य करने के बाद हमारे मन में कोई पछतावा होता है तो वहाँ पर होता है पश्चाताप। लज्जा क्या होती है? लज्जा या संकोच वह भावना होती है जब हमको ये भावना आती है तो हमें किसी के साथ बातचीत करने में, उठने बैठने में परेशानी होती है। निंदा, किसी के समक्ष दूसरे की बुराई करना, उसे निंदा कहते हैं। लेकिन हमारा क्वेश्चन है अपराध बोध होने वाली ग्लानि, तो आत्मग्लान कहलाती है, अर्थात हमारा सी विकल्प सही है। हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। चीर के अर्थ के सही विकल्प का चयन कीजिए। क्या होगा? लंबा, प्राचीन, वस्त्र, पुराना, पेड़, वस्त्र, पुराना, वस्त्र। तो क्या लगता है इसका उचित विकल्प क्या होगा? इस चीर का मतलब होता है पुराना या प्राचीन, और इस चीर का अर्थ होता है वस्त्र। तो हमारा डी विकल्प सही है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। सम शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? इसमें यहाँ पर उपसर्ग होना चाहिए था, सम उपसर्ग। सम उपसर्ग इसमें बताना है किसमें सम का उपसर्ग का उपयोग हुआ है। संयोग, सुकर्म, संभाव, स्वयं। तो आपको क्या लगता है इसका उचित विकल्प क्या होगा? संयोग का होता है सम धन योग, और सुकर्म का होता है सुधन कर्म, और समभाव का होता है सम धन भाव। लेकिन हमको ये वाला सम का बताना है तो हमारा ए विकल्प सही है, सम धन योग, संयोग। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। सूर्योदय में कौन सी संधि है? इसमें बताना है कौन सी संधि है। गुण संधि है, यड़ संधि है, वृद्धि संधि है, दीर्घ संधि है। सूर्योदय का संधि विच्छेद होता है सूर्य धन उदय। बराबर होता है सूर्योदय। सूर्योदय में होता है गुण संधि। जब आ, बड़ा आ के बाद ई उ या री आता है तो वो क्रमशः ए, ओ और अर हो जाता है, तो वहाँ पर होती है गुण संधि। तो इसमें सूर्योदय में कौन सी संधि होगी? गुण संधि। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें शुद्ध वाक्य बताना है, उसका शिमला जाना है, उसने शिमला जाना है, उससे शिमला जाना है, उसे शिमला जाना है। तो क्या लगता है इसका उचित विकल्प क्या होगा? इसमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है तो इसमें शुद्ध वाक्य ये होगा, उसे शिमला जाना है, उसे या उसको शिमला जाना है, वहाँ पर शुद्ध वाक्य होगा, अर्थात हमारा डी विकल्प सही है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। सज्जन शब्द में समास है। इसमें समास बताना है, इसमें कौन सा समास है? कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है। अगर हम सज्जन का समास विग्रह करेंगे तो ये होगा सत्य है जो जन,
तो द्विगु समास क्या होता है? जिसमें प्रथम पद संख्यावाचक होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे दोपहर, त्रिपुरा, ये सब वर्ड जहाँ आते हैं वहाँ पर द्विगु समास होता है। द्वंद्व समास क्या होता है? जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता, माता और पिता, दिन रात, दिन और रात। और तत्पुरुष समास क्या होता है? जिसमें कारक चिन्हों का लोप होता है, वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। और कर्मधारय समास क्या होता है? जिसमें एक पद विशेषण और एक पद विशेष होता है। इसका अक्सर विग्रह करने पर है, जो या के समान जैसा वर्ड आता है वहाँ पर तत्पुरुष कर्मधारय समास होता है। तो है, जो या के समान ऐसे वर्ड आते हैं वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। तो हमारा ए विकल्प सही है, कर्मधारय समास। जब हम समास कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो वहाँ से हम अच्छे से समझेंगे कि कौन से शब्द में कौन सा समास है, इसका विग्रह कैसे होता है, वहाँ पर हम अच्छे डिटेल में पढ़ेंगे। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। वाच्य के कितने भेद होते हैं? इसमें बताना है वाच्य के कितने भेद होते हैं। 2, 5, 7, 3। तो आपको क्या लगता है कि इसमें इसका उचित विकल्प कौन सा होगा? वाच्य 3 प्रकार का होता है। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। क्रिया का वह परिवर्तन रूप वाच्य होता है जिससे यह बोध होता है कि उसमें कर्म की प्रधानता है, कि कर्ता की प्रधानता है, कि भाव की प्रधानता है। तो ये 3 प्रकार का होता है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो हमारा डी विकल्प सही है। इसके पहले भी वीडियो में हमने बताया हुआ है कि वाच्य कितने प्रकार का होता है। इसके पहले वाले प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चन बन चुका है। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। वह दिन भर पढ़ता रहता है। इसमें दिन भर वर्ड का रेखांकित पद का में अव्यय का भेद बताना है। इसमें कौन सा भेद होगा? परिमाणवाची होगा या निपात होगा, समुच्चय बोधक होगा या प्रश्नवाचक। जहाँ भर, भला, तो, तक ऐसे वर्ड आते हैं वहाँ पर होता है निपात। तो हमारा बी विकल्प सही है, दिन भर में है निपात अव्यय। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। इसमें ये जो चिन्ह बना हुआ है कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम है। इसमें बताना है ये इस चिन्ह का नाम क्या है। प्रश्नवाचक, अल्प विराम, पूर्ण विराम, विस्मयबोधक। प्रश्नवाचक का चिन्ह तो ये होता है और अल्प विराम का ये होता है, जिसका मतलब होता है थोड़ी देर के लिए रुकना। और पूर्ण विराम का चिन्ह ये होता है, लेकिन विस्मय, ये जो दिया गया हमारे क्वेश्चन में, ये विस्मय बोधक का चिन्ह है। तो हमारा डी विकल्प सही है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ है। इसमें बताना बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। बढ़ा चढ़ाकर बात कहना, गुण दोष की परख करना, बहुत मीन मेख निकालना, मुश्किल काम करना। बाल की खाल निकालना मतलब क्या होता है? व्यर्थ की परिश्रम करना। जैसे कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है और एक व्यक्ति उसके जो वो काम किया उसके बहुत बारीकी से जांच पड़ताल कर रहा है और उसमें कुछ ना कुछ दोष निकाल ही दे रहा है, मतलब बाल की खाल निकालना, उसमें ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ दोष निकाल दे रहा है। तो हमारा सी विकल्प सही है, बहुत मीन मेख निकालना। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात लोकोक्ति का अर्थ है। इसमें बताना है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है। थोड़े दिन का सुख, चांद ना दिखाई देना, 4 दिन चांद दिखना, सुख ही सुख होना। तो क्या लगता है आपको इसका उचित विकल्प क्या होगा। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। जैसे हम कहीं कुछ बहुत दिखावट चक्कर में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर दिए, लेकिन अब उस समय तो हमको बहुत अच्छा लगा, हम बहुत पैसा खर्च कर दिए, लेकिन फिर उसके बाद हम उसको फिर कहीं ना कहीं से उसको भर रहे हैं, उसको दिन रात कमा के उसको बहुत दुख के साथ भर रहे हैं। तो वही उसका अर्थ होता है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, मतलब थोड़े ही दिन का सुख होना। ये विकल्प हमारा सही है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। साहित्य में रस का अर्थ होता है। इसमें बताना है साहित्य में रस का अर्थ क्या होता है। साहित्य की मिठास, किसी रस का आनंद, किसी फल का स्वाद, साहित्य से मिलने वाली आनंदभूति। तो क्या लगता है आपको इसका उचित विकल्प क्या होगा। साहित्य में रस का अर्थ होता है साहित्य से मिलने वाली आनंदभूति। तो हमारा डी विकल्प सही है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। दोहा छंद में कितने चरण होते हैं। इसमें बताना है दोहा छंद में कितने चरण होते हैं। 2, 6, 3, 4। तो आपको पता है कि नहीं पता है।
मतलब इसका उचित विकल्प क्या होगा? दोहा छंद में सामान्यतः 4 चरण होते हैं। ये अर्ध सममात्रिक छंद का उदाहरण है। इसके पहले भी ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। और इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। तो हमें बताना था दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? 4 चरण। हमारा डी विकल्प सही है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करता है तो उसे क्या कहते हैं? रस, अलंकार, गुण, छंद। भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि जो सौंदर्य उत्पन्न करता है उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थालंकार। शब्द अलंकार में शब्द की सौंदर्यता होती है और अर्थालंकार में अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न होता है तो वहाँ पर अर्थालंकार होता है। लेकिन इसमें ये पूछा भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न होता है तो वहाँ पर अलंकार होता है। हमारा बी विकल्प सही है। जब अलंकार का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो वहाँ हम हर चीज़ अच्छे से समझाएंगे। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। या, रा, ला, वा किस प्रकार के व्यंजन है? इसमें बताना किस प्रकार का ये व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है, अयोग वाह। अयोग वाह में आता है अंक और आहा। ये 2 प्रकार का अयोग वाह में आता है। स्पर्श में आता है का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक। का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक इसकी संख्या होती है 25। और ऊष्म में आते हैं सा, 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 हा। ये 4 प्रकार के आते हैं। या, रा, ला, वा किस प्रकार का व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है। अर्थात हमारा बी विकल्प सही है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इसमें बताना है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग मतलब जो स्त्री जाति को बताता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। कृपा, मित्र, कार्य, त्योहार। तो आप क्या लगता है इसका उचित विकल्प क्या होगा? जब हम किसी चीज़ को वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं तो वहाँ हमको पता चल जाता है कि वो स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा। तो त्योहार, कोई भी त्योहार होता है मतलब ये पुल्लिंग है। कार्य भी होता है, ये भी पुल्लिंग है। मित्र ये भी होता है तो ये मतलब पुल्लिंग है। लेकिन कृपा, आपकी कृपा होगी, ये स्त्रीलिंग है। तो हमारा ए विकल्प सही है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन ये है। वचन किसका बोध कराता है? प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का, प्राणी या वस्तु के एक होने का, प्राणी या वस्तु के अनेक होने का, प्राणी या वस्तु के लिंग का। तो हमें बताना वचन किसका बोध कराता है। वचन प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का बोध कराता है। हमारा ए विकल्प सही है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है? इसमें बताना उसने टेढ़ी चाल चली में कौन सा कारक है। कर्म कारक है, संबंध कारक है, अधिकरण कारक है, कर्ता कारक है। उसने टेढ़ी चाल चली, यहाँ पर ने आ रहा। ने विभक्ति कहाँ यूज होती है? कर्ता कारक में। हमारा डी विकल्प सही है। और कर्म कारक यहाँ पर को विभक्ति आती है। संबंध कारक क्या होता है? जहाँ पर का, की, के ऐसे वर्ड आते हैं वहाँ पर संबंध कारक होता है। और अधिकरण में या पर विभक्ति जहाँ आती है वहाँ पर होता है अधिकरण कारक। तो उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में है कर्ता कारक। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? हमें बताना है सर्वनाम का प्रयोग किस में हुआ है। आज बरसात होगी, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, घर का काम कर लो, सीमा और रीमा बहनें हैं। सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, वह, ये सब वर्ड जहाँ आते हैं वहाँ पर सर्वनाम होगा। आज बरसात होगी ये नहीं होगा। मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, मैं सर्वनाम है, इसी में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। अर्थात हमारा बी विकल्प सही है। घर का काम कर लो, इसमें संज्ञा का प्रयोग हुआ है।
सीमा और रीमा बहनें हैं, इसमें सीमा और रीमा ये भी संज्ञा है, लेकिन हमें सर्वनाम बताना था। हमारा बी विकल्प सही है, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है? संज्ञा की, कारक की, क्रिया की, वचन की। तो आपको क्या लगता है इसका उचित विकल्प क्या होगा? विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। तो हमारा ए विकल्प सही होगा, संज्ञा की विशेषता बताता है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 6, 2। तो आपको क्या लगता है इसका उचित विकल्प क्या होगा? कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया क्या होती है? जिसमें क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है, और जहाँ पर क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है। तो हमारा विकल्प डी सही होगा, कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। व्याकरण में काल का क्या अर्थ होता है? इसमें बताना है व्याकरण में काल का अर्थ क्या होता है। अंत, समय, पीड़ा या मृत्यु। व्याकरण में काल का अर्थ होता है समय, अर्थात हमारा बी विकल्प सही है। 3 प्रकार के काल होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। तो काल का अर्थ समय होता है, अर्थात हमारा बी विकल्प सही है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। यह ताले की चाबी है, रेखांकित में कौन सा कारक है? इसमें भी कारक को पहचानना है, कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक, अपादान कारक, करण कारक, कर्ता कारक। ताले की चाबी मतलब ताले के लिए चाबी, ताले के लिए चाबी। तो के लिए जहाँ विभक्ति आती है वहाँ पर कौन सा कारक होता है? वहाँ पर होता है संप्रदान कारक, अर्थात हमारा ए विकल्प सही है। जहाँ पर ने विभक्ति आती है वहाँ पर कर्ता कारक होता है, जहाँ पर से आता है वहाँ पर होता है करण कारक, और अपादान से आता है लेकिन अलगाव की स्थिति में। तो हमारा ए विकल्प सही है, ताले में कौन सा कारक है? संप्रदान कारक। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इसमें बताना है कौन सा शब्द पुल्लिंग है। पुल्लिंग मतलब जो पुरुष जाति को बताता है वहाँ पर पुल्लिंग होता है। भौदिया, ये भी भौदिया, डिबिया, साध्वी, संचालक। तो आपको क्या लगता है इसका उचित विकल्प क्या होगा? भौदिया ये भी स्त्रीलिंग है, डिबिया ये भी स्त्रीलिंग है, साध्वी ये भी स्त्रीलिंग है, साधु का साध्वी होता है, भौदी का भौदिया होता है। तो डी हमारा विकल्प सही है, संचालक पुल्लिंग होता है, किसी भी संस्था का संचालक होता है। तो अगर हम किसी भी वर्ड को उसको वाक्य प्रयोग में करके देखेंगे तो हमको पता चल जाता है वहाँ पे कि वो स्त्रीलिंग में होगा या पुल्लिंग में होगा। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इसमें बताना है कौन सा तत्सम नहीं है। शोक, पृथ्वी, चंद्र, चंद्र का चांद होता है, परख। इसमें परख शब्द तत्सम नहीं है, ये तद्भव होता है, और इसका तत्सम होता है परीक्षा। हमारा डी विकल्प सही है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव है? तद्भव बताना है, इसमें कौन से शब्द तद्भव है। तद्भव क्या होता है? जो संस्कृत और प्राकृत से अलग होकर हिंदी में आए हुए हैं उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। आग, जीभ, घर, पत्र, फूल, हाथी, बरखा, रात, सत्य, उच्च, दुर्बल, पुष्प। तो आपको क्या लगता है इसका उचित विकल्प क्या होगा? उच्च, दुर्बल, पुष्प ये भी तत्सम शब्द हैं, बरखा ये तत्सम शब्द है, रात, सत्य, सत्य भी तत्सम शब्द है, इसमें पत्र शब्द तत्सम है, फूल, हाथी,
इसमें आग, जीव, घर ये सभी शब्द तद्भव शब्द हैं, अर्थात हमारा ए विकल्प सही है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दूध का पर्याय नहीं है। इसमें बताना है दूध का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है। दुग्ध, पेय, गोरस, अमी। तो आपको क्या लगता है इसका उचित विकल्प क्या होगा? तो हम बताते हैं आपको। अमी अमृत का पर्यायवाची है और बाकी दुग्ध, पेय और गोरस ये सब दूध का पर्यायवाची है। अमी अमृत का पर्यायवाची है। तो हमारा डी विकल्प सही होगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। सापेक्ष का विलोम शब्द होगा। इसमें बताना है सापेक्ष का विलोम क्या होगा। निरपेक्ष, परोक्ष, प्रतिपक्ष, अस्पष्ट। अस्पष्ट का होता है अस्पष्ट, इसका विलोम शब्द होता है अस्पष्ट। प्रतिपक्ष का होता है पक्ष और परोक्ष का विलोम होता है प्रत्यक्ष। तो हमारा पूछा है सापेक्ष का विलोम बताना है, सापेक्ष का होता है निरपेक्ष। हमारा ए विकल्प सही है, निरपेक्ष। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से रीतकाल के कवि हैं। इसमें बताना है रीतकाल के कवि कौन से हैं। इसमें तुलसीदास, कबीरदास, वृंद, सूरदास। तो आपको क्या लगता है इसका उचित विकल्प क्या होगा? तुलसीदास भक्तिकाल के कवि हैं, कबीरदास ये भी भक्तिकाल के कवि हैं, सूरदास ये भी भक्तिकाल के कवि हैं, लेकिन कवि वृंद ये हैं रीतकाल के कवि, अर्थात हमारा सी विकल्प सही है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। कामायनी के रचनाकार हैं। इसमें बताना कामायनी के रचना कौन है। प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा। तो कामायनी के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। अर्थात हमारा ए विकल्प सही है, जयशंकर प्रसाद। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यह हमारा गद्यांश का क्वेश्चन है। इसमें 5 क्वेश्चन बनता है। हम इसको आराम से पहले 5 क्वेश्चन देख लेंगे, फिर गद्यांश पढ़ेंगे और इसके सारे क्वेश्चन के आंसर इसी गद्यांश में छिपे होते हैं। हम बढ़ते हैं अपने गद्यांश को। देखते हैं हमारा गद्यांश क्या है। प्रश्न संख्या 32 से 36 का उत्तर दिए गए गद्यांश के आधार पर दीजिए। कविता के मर्मज्ञ और रसिक स्वयं कवि से अधिक महान होते हैं। संगीत के पागल अर्थात संगीत को सुनने वाले ही स्वयं संगीतकार से अधिक संगीत का रसास्वादन करते हैं। यहाँ पूज्य नहीं पुजारी ही सर्वश्रेष्ठ हैं, पुजारी ही श्रेष्ठ हैं। यहाँ सम्मान पाने वाले नहीं सम्मान देने वाले महान हैं। स्वयं पुष्प में कुछ भी नहीं है, पुष्प का सौंदर्य उसे देखने वाले की दृष्टि में है। दुनिया में कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है हमारी चाह में, हमारी दृष्टि में है। यह अद्भुत भारतीय व्याख्या अजीब सी लग सकती है, पर हमारे पूर्वज सदा इसी पथ के पथिक रहे हैं। उत्तम गुरु में जाति भावना भी नहीं रहती। कितने ही मुसलमान पहलवानों के हिंदू चेले रहे हैं और हिंदू संगीतकारों के मुसलमान शिष्य रहे हैं। यहाँ परख गुण की, साधना की और प्रतिभा की होती है। भक्ति और श्रद्धा की ही कीमत है, ना कि जाति, संप्रदाय, आचार विचार, धर्म की। मुझे पढ़ाया लिखाया था एक विद्वान मुसलमान ने ही, और आज मैं जिस स्थान पर पहुंचा हूं, जो सम्मान और प्रतिष्ठा मुझे मिली है, उस सब का श्रेय मेरे गुरु, उन्हीं गुरु का है। तो हमारा देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। कविता का मर्मज्ञ तथा रसिक कौन हो सकता है? जो कविता की मर्म को समझकर उसके रस में डूब जाता है, जो कविता सुनता है, जो कविता सुनकर दाद देता है, जो रसपान करता है। तो इसमें बताना है कविता का मर्मज्ञ तथा रसिक कौन हो सकता है। कविता का मर्मज्ञ और रसिक स्वयं कवि से अधिक महान होते हैं। संगीत के पागल मतलब संगीत को सुनने वाले स्वयं संगीतकार से अधिक संगीत का रसास्वादन करते हैं। हमारा ए विकल्प सही है। जो कविता के मर्म को समझकर उसके रस में डूब जाता है, वही समझता है कविता का मर्मज्ञ तथा रसिक क्या होता है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। पुष्प का सौंदर्य किसमें है? इसमें बताना पुष्प का सौंदर्य किसमें है। पुष्प का सौंदर्य किसमें है? तोड़ने वाले की दृष्टि में, देखने वाले की दृष्टि में, स्वयं पुष्प में, पाने वाले की दृष्टि में।
तो यहाँ से हम देखते हैं पुष्प का सौंदर्य उसे देखने वाले की दृष्टि में है, तो हमारा बी विकल्प सही है, देखने वाले की दृष्टि में। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अच्छा गुरु अपने शिष्य में क्या देखता है? जाति तथा धर्म, आचार विचार, भक्ति तथा श्रद्धा, रंग तथा रूप। आपको क्या लगता है इसका सही विकल्प क्या होगा? अच्छा गुरु अपने शिष्य में क्या देखता है? अच्छा गुरु अपने शिष्य में भक्ति तथा श्रद्धा को देखता है, अर्थात हमारा सी विकल्प सही है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। पथ शब्द का उचित समानार्थी शब्द क्या होगा? मार्ग, भोजन, यात्री, पथिक। पथ का समानार्थी शब्द होगा मार्ग, ये विकल्प हमारा सही है। हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। जो सम्मान और प्रतिष्ठा मुझे मिली है उन सब का श्रेय मेरे उन्हीं गुरुओं का है, कथन में कौन सा भाव प्रकट होता है? इसमें बताना है जो मुझे सम्मान और प्रतिष्ठा मिली है उन सब का श्रेय मेरे गुरु का है, इसमें कौन सा भाव प्रकट हो रहा है? गुरु के प्रति घृणा, ये गलत है। गुरु के प्रति अपनापन, गुरु के प्रति शिष्य भाव, गुरु के प्रति श्रद्धा। तो हमारा डी विकल्प सही है, गुरु के प्रति श्रद्धा यह व्यक्त करता है जो सम्मान और प्रतिष्ठा मुझे मिली है उन सब का श्रेय मेरे उन्हीं गुरुओं का है। तो आज के सारे क्वेश्चन हो गया है। तो आपने देखा होगा हिंदी में जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसको हम कितने आसानी से कर सकते हैं, इसमें बहुत कठिनाई नहीं है। अगर हमारा सेशन आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ना करना भूलें। धन्यवाद।